हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10th के न्यू सिलेबस से हम लोग चैप्टर 3 का कम्प्लीटली हम लोग फुल एक्सप्लेन के साथ हम लोग पूरा डिटेल पढ़ेंगे। इसलिए वीडियो तक आप अंत तक बने रहें। इस एक्सरसाइज चैप्टर 3 में जितना भी क्वेश्चन इस न्यू सिलेबस के अंतर्गत दिया गया है, सारा इसमें कम्प्लीटली उसको सॉल्व किया जाएगा और जितना भी सिलेबस में पूछा जाएगा सिलेबस के अनुसार ही इसमें पढ़ाया जाएगा। इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहें। तो द एक्सप्रेस स्टडी में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10th के न्यू सिलेबस के बारे में, जो सिर्फ आपका क्वेश्चन जो आने वाला है सिर्फ उसी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए। हम उसी प्रश्न के बारे में चर्चा करने वाले हैं जो प्रश्न आपका 2020-21 जो है 21 में जो एग्जाम होने वाला है, बोर्ड एग्जाम होने वाला है, उसमें सिर्फ कौन सा क्वेश्चन हमको पढ़ना है, सिर्फ उसी के हम लोग बारे में बात करेंगे। इससे पहले हम लोग फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर का देख चुके हैं। ये तीसरा चैप्टर है। तीसरा चैप्टर के बारे में हम लोग देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन आने वाला है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। एकदम 40% एक्सरसाइज जो है 3.1 और 3.2 को कंप्लीटली उसको हटा दिया गया है। इससे सवाल नहीं पूछा जाएगा। आपका क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज 3.3 से आपको क्या पूछेगा, ध्यान से देखिएगा। एक्सरसाइज 3.3 में क्या पूछने वाला है कि क्वेश्चन नंबर 1 में जो है 1 से लेकर 6 तक, क्वेश्चन नंबर 1 में सवाल है। क्वेश्चन नंबर जो 1 में जो है उसमें जो दिया हुआ है रोमन नंबर में दिया हुआ है, जो नंबर दिया हुआ है 1 से लेकर 6 तक है, सिर्फ उसी प्रतिस्थापन विधि से आपको पढ़ना है। बाद बाकी कोई भी विधि आपको नहीं पढ़ना है। 3.3 से आपको फर्स्ट नंबर में दिया हुआ है 6 सवाल दिया हुआ है, उसी 6 सवाल को आपको प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं, सिर्फ उसी को आपको पढ़ना है। उसके बाद एक्सरसाइज 3.4 है। तो एक्सरसाइज 3.4 में क्या है कि 1 क्वेश्चन नंबर उसमें भी आपको सिर्फ 1 पढ़ना है, और 1 में भी कौन सा क्वेश्चन को पढ़ना है 1 से लेकर 4 तक। इसमें क्या है आपको सिर्फ विलोपन विधि है। यानी इस ये दोनों जो है 3.3 और 3.4 में ये जो 1 नंबर का जो सवाल है इसमें आपको भाषा नहीं दिया हुआ है, सिर्फ आपको इक्वेशन दे दिया है, समीकरण दे दिया है। सिर्फ आपको क्या करना है, उसको हल करना है। वेरी इजी कर दिया है। बहुत सारा जितना भी हार्ड क्वेश्चन था सबको हटा दिया गया है। उसके बाद एक्सरसाइज 3.5 से देखिए। 3.5 में क्या है 1 और 3। आपको सिर्फ क्या पढ़ना है कि 3.5 से आपको सिर्फ पहला नंबर पढ़ना है और तीसरा नंबर पढ़ना है। बाद में कि जितना भी है क्वेश्चन उसको सारा को छोड़ देना है। आपको किसको पढ़ना है, क्वेश्चन नंबर 3.5 का किसको पढ़ना है 1 और 3, यानी पहला और तीसरा क्वेश्चन को, पहला क्वेश्चन को पढ़ना है और तीसरा क्वेश्चन को पढ़ना है। यही पढ़ना है आपको। अगर बुक है सामने तो बुक सामने में रख करके उसको आप टिक कर लीजिए कि कौन सा क्वेश्चन पढ़ना है। कंप्लीटली उसको जो नहीं पूछने वाला है, जो नहीं आने वाला है, सिलेबस हटा देगा, उसको आप नहीं पढ़िए। उसके बाद एक्सरसाइज 3.6 है। ये क्वेश्चन जो है सभी लड़कों को बहुत सारा इसमें हार्ड लगता था, बहुत ही लॉन्ग क्वेश्चन होता था जिसको 6 नंबर से पूछा जाता था। तो ये इसको क्या किया है, कंप्लीटली इस चैप्टर को हटा दिया गया, ये एक्सरसाइज को हटा दिया। 3.6 का जो जितना भी है ये कंप्लीटली इस एक्सरसाइज से एक भी सवाल को नहीं पूछा जाएगा। उसका एग्जाम्पल में आपको क्या पढ़ना है, एग्जाम्पल में सिर्फ आपको 7वां नंबर और 12, यानी एग्जाम्पल 7 और एग्जाम्पल 12, यानी पूरा चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ आपको 2 ही क्वेश्चन। 3 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। यहां पर दिया हुआ है निम्न रेखिक समीकरणों के युग्मों को प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल ज्ञात करें। पहला नंबर में है, इसमें इक्वेशन दिया हुआ है x + y इक्वल टू 14। उसके बाद दिया हुआ है x - 4 = 4। ये चीज दिया हुआ है। ये आपका क्वेश्चन है, पहला नंबर में दिया हुआ है, इसको दिया हुआ है। तो इसमें क्या है कि आपको सॉल्व क्या करना है, यानी इसको कौन सा विधि को अपनाना है, प्रतिस्थापन विधि। और प्रतिस्थापन विधि का उपयोग करके आपको हल ज्ञात करने का अर्थ है कि इसमें x और y का आपका मान को ज्ञात करना, कि x और y का मान किस प्रकार से ज्ञात किया जाएगा और कितना होगा। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं हल। सबसे पहले क्या है इसका विधि को कि जो भी अगर समीकरण दिया हुआ है उसमें से आप क्या कीजिए, 2 समीकरण दिया हुआ है, दोनों में से दोनों को समीकरण मान दीजिए। समीकरण 1 समीकरण 2। चलिए इसको मान देते हैं। चलिए x + y = 14 दिया हुआ है, इसको बोल दिया समीकरण 1, और x - y बराबर दिया हुआ है 4, तो समीकरण 2 बोल दिए। अब देखिए दोनों बोल दिए, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पहला जो समीकरण 2 को दिया हुआ है इसमें हम लोग दोनों को जो चीज दिया हुआ उसी को हम लोग समीकरण बोल दिए, समीकरण 1 समीकरण 2। अब क्या करेंगे
कि दोनों समीकरण में से किसी एक समीकरण को सॉल्व करेंगे, चाहे आप फर्स्ट को कर लीजिए या चाहे सेकंड को कर लीजिए। चलिए हम लोग सेकंड को फर्स्ट को ही करते हैं, चूंकि फर्स्ट में दिया हुआ है। अथवा अब यहां लिख सकते हैं समीकरण एक समीकरण एक से यानी समीकरण एक को ले रहे हैं, क्या है x प्लस वाई बराबर 14। इसमें इसको क्या कीजिए, x का मान को फ्री कीजिए, तो x बराबर क्या हो जाएगा 14 माइनस वाई। x को फ्री किए तो इसके में क्या हो गया, y आपका उधर चला गया, बराबर के उस साइड चला जाएगा, तब क्या हो गया 14 माइनस वाई हो गया। तो ये इसको बोल दीजिए समीकरण थर्ड। आप देखिए समीकरण नहीं भी अगर बोलेंगे तो पर भी आपका बनेगा, लेकिन अगर समीकरण अगर थर्ड इसको बोल देते हैं तो आपको एक दो स्टेप आपको सॉल्व कम करना पड़ेगा। तो इसलिए आपको क्या कीजिए कि जो आप समीकरण 1 या 2 को आप जो सॉल्व करेंगे और उसमें से x को का मान को जो फ्री करेंगे उसको क्या बोल दीजिए, समीकरण 3 बोल दीजिए। इसमें तो कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं। अब इसको क्या करेंगे, इस समीकरण अगर आप किसको सॉल्व किए हैं, समीकरण 1 को सॉल्व किए हैं, तो अगर समीकरण 1 को सॉल्व किया तो आप क्या करेंगे, x का जो मान आपका आया इसको क्या करेंगे समीकरण 2 में ले जाके बैठा देंगे। तो अब यहां लिखते हैं समीकरण 2 में x का मान प्रतिस्थापित करने पर, यानी समीकरण 2 में x का मान, यानी समीकरण 2 देखिए समीकरण 1 को हल के दिए आया, तो समीकरण 1 को यदि आप हल करेंगे तो समीकरण 2 में बैठाना पड़ेगा। अगर समीकरण 2 को अगर हल करेंगे तो ये x का मान 1 में बैठाना पड़ेगा। यानी आप जिसमें अगर फर्स्ट को किए हैं तो सेकंड में x का मान बैठाइए, और अगर सेकंड को आप हल किए हैं तो समीकरण फर्स्ट में बैठाइए। अगर मान ली उसी में अगर बैठा देते हैं तो आपका आंसर 0 आ जाएगा, क्योंकि उसी में बैठा दिया तो कट के सब 0 आ जाएगा, इसलिए उसमें नहीं बैठाना है। आपको क्या करना है, अगर समीकरण फर्स्ट को सॉल्व किए तो समीकरण 2 में बैठाइए। चलिए क्या करेंगे, समीकरण 2 में x का मान प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित का मतलब उसमें उसको रखने पर, तो चलिए किसमें समीकरण 1 को सॉल्व किए थे तो रखेंगे किसमें, समीकरण 2 में। चलिए समीकरण 2 क्या है, x माइनस वाई बराबर 4 है। तो इसमें क्या करेंगे, x का मान प्रतिस्थापित, यानी x का मान जो यहाँ निकला है आपका, ये इसको x के जगह पर यहाँ रख देंगे। ये x का मान है तो यहाँ पर x के जगह क्या करेंगे 14 माइनस वाई, और यहाँ पहले से y है बराबर 4। देखिए कहीं कोई दिक्कत नहीं है, क्या किए x का मान को प्रतिस्थापित किए समीकरण 2 में, यानी यहाँ पर जो x का मान आया उसको कुछ नहीं किया, सिर्फ समीकरण 2 में इसको रख दिए। यहाँ पर x के जगह इसको रख दिया, ये तो पहले से था y है ही। अब देखिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। 14 यहाँ पर y माइनस वाई, तो माइनस माइनस प्लस, तो यानी प्लस मतलब उसमें जुड़ जाएगा, लेकिन ये माइनस दोनों इसलिए उसका चिन्ह जो रहेगा माइनस में ही रहेगा, तो यानी माइनस 2y हो जाएगा बराबर 4। अब क्या करेंगे, अंक को एक तरफ कर देंगे, ये अंक इधर है, अंक यहाँ है, तो ये इधर बराबर की इधर अंक है तो इसको उधर भेज देंगे। तो माइनस 2y बराबर 4 पहले से था, ये 14 उधर चला गया तो माइनस 14, तो बराबर क्या हो जाएगा माइनस 2y बराबर माइनस 10। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल। चलिए अब इधर आगे सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पर 2y बराबर 10 आया, तो इसीलिए y बराबर क्या हो जाएगा, तो y जो आपके y किसके साथ, y जो है 2 गुना है, y 2 गुना है y के साथ, ये क्या हो जाएगा 10/2 हो जाएगा, यानी 2 पंचे 10, यानी आपका y का मान आ गया 5। अब इस y का मान को क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए समीकरण 3 में बैठा देंगे। कहाँ पर, समीकरण 3 में बैठा देंगे। अब चलिए लिखते हैं समीकरण 3 से क्या करेंगे, अब यहाँ पर बैठा देंगे। समीकरण 3 क्या है, x बराबर 14 माइनस वाई, और y का मान कितना आया आपका, देखिए 5 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 9 5 14, यानी 9 हो गया। अब यहाँ लिख सकते हैं, अतः x बराबर 9 y बराबर 5, ये हो गया। अब इसका आपका आंसर जो है सही आया या गलत आया, इसके जांच करने के लिए आप किसी भी समीकरण बैठा दिए, समीकरण 1 या 2 में, तो समीकरण 1 में बैठा देते हैं x प्लस वाई बराबर है 14 है,
चलिए अब इसका आंसर सही आया तो वह गलत आया, बिना आंसर आप मिलाइए, बुक से मिलाइए, आप आंसर की जांच कर सकते हैं। कैसे? देखिए x प्लस वाई है बराबर 14, तो इसका x और y का मान बैठा दिए, x का मान 9 और y का मान 5 बराबर इधर 14, ऐसे इसको ऐड कीजिए, 9 5 14 बराबर 14। आप यहाँ देख रहे हैं कि दोनों और इसका मान बराबर हो गया, इसका मतलब आंसर जो है आपका यह राइट है, आंसर सही है। कहीं कहीं कोई दिक्कत नहीं, देखिए इसमें फिर से और एक बार हम इसको समझा देते हैं। देखिए सबसे पहले क्या है कि समीकरण दिया हुआ रहेगा, तो उसमें क्या कीजिए, समीकरण दोनों को समीकरण दिया हुआ है, दोनों में से समीकरण फर्स्ट बोल दीजिए, समीकरण सेकंड बोल दीजिए, यानी समीकरण फर्स्ट समीकरण 2। ठीक, अब क्या करेंगे, दोनों में से समीकरण में से किसी एक समीकरण को हल करेंगे, चाहे आप समीकरण 1 को लीजिए या समीकरण 2 को लीजिए, किसी को भी लीजिए, आंसर में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। चलिए हम क्या किए, समीकरण 1 को ले लिए, यानी समीकरण 1 से, यानी समीकरण 1 को लिए, समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 14, तो x प्लस वाई बराबर 14 है, ले लिए। उसके बाद अब क्या करेंगे, x को फ्री करेंगे, x को फ्री करेंगे, तो x को फ्री करने का मतलब उसके साथ और कुछ नहीं रहना चाहिए, ना गुना रहना चाहिए, ना भाग रहना चाहिए, ना जोड़ ना घटा, कुछ नहीं रहना चाहिए, उसके साथ x फ्री बिल्कुल। तो x के साथ ये क्या था, y ऐड था, तो y को इधर भेज दिए, बराबर के इस साइड भेज दिए, बराबर के साइड, तो बराबर के साइड भेज दिए तो क्या हो गया, यहाँ प्लस में था तो y इधर माइनस हो गया, तो यानी 14 माइनस वाई। अब क्या करेंगे, इसको जिसको आप सॉल्व करके x का मान निकालेंगे उसको समीकरण 3 बोल दीजिए। क्यों बोलेंगे, यहाँ तो फर्स्ट और सेकंड बोल चुके हैं, तो अब क्या बोलेंगे, आगे बोलेंगे, इसको समीकरण 3 बोल दिए। अब क्या करेंगे, ये जो x का जो मान आया, तो इसको आप बैठाना है किस पर, अब उसमें प्रतिस्थापित कर देना है, प्रतिस्थापित का मतलब उस पर रखना है, किस पर रखेंगे, आप समीकरण फर्स्ट को अगर सॉल्व किए हैं तो समीकरण 2 में रखना है, अगर समीकरण 2 को अगर सॉल्व किए हैं और x का मान लाए हैं तो आपको समीकरण 1 में रखना होगा। तो हम किसको सॉल्व किए, 1 को सॉल्व किए, तो किस में रखेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे। इस चीज को आपको याद रखना होगा कि हम समीकरण कौन सा समीकरण को सॉल्व किए हैं, तो हम समीकरण 1 को सॉल्व किए तो हम किस में रखेंगे, समीकरण 2 में। तो देखिए यहाँ पर लिखे हैं समीकरण 2 में x का मान प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित का मतलब उस पर रखने पर, तो समीकरण 2 में इसको क्या किया, समीकरण 2 में x का मान को रख दिया। वो x का मान कहाँ से आया, ये यहाँ पर x का मान हम लोग लाए हैं। चलिए यहाँ पर क्या आ गया, x माइनस वाई बराबर 4, किसका है, समीकरण 2 का, x माइनस वाई बराबर 4। अब x का मान यहाँ रख दिया, x का मान कितना है, 14 माइनस वाई है, x का मान 14 माइनस वाई है, इस x के जगह 14 माइनस वाई रख दिए, 14 माइनस वाई रख दिए, और ये पहले से माइनस वाई था और बराबर 4 इधर है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 14 है तो माइनस वाई और माइनस वाई, माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी एक वाई और एक वाई क्या हो गया, मिलकर के टोटल 2 वाई हो गया, तो यानी 2 वाई हो गया, लेकिन चिन्ह दोनों के पास माइनस है तो माइनस का ही चिन्ह रहेगा, नेगेटिव रहेगा, बराबर 14 4। उसके बाद माइनस 2 वाई बराबर, ये अंक 14 को क्या किया, इधर भेज दिया, तो 4 के इधर इस साइड आ गया तो प्लस में था तो माइनस हो गया, और 2y बराबर 10 हो गया, यानी 4 में अगर 14 चला गया तो माइनस 10 बचेगा, तो यानी माइनस माइनस दोनों और था तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बचा, 2y बराबर 10, तो 2y बराबर 10 लिखे, तो इसीलिए y बराबर को फ्री किया, क्या हो गया 10/2, 5 दूना 10, यानी y का मान क्या निकल गया, 5 निकल गया। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 को हल करेंगे, सॉरी समीकरण इस y का मान को क्या करेंगे, समीकरण 3 में ले जाके बैठा देंगे। क्यों, यहाँ के देखिए x का मान हमको फ्री किए हैं तो हमको क्या किया, 14 माइनस वाई है, तो यानी y का मान इस पर बैठा देंगे और घट जाएगा तो मेरा x का मान मिल जाएगा, इसलिए किस में बैठा दिया, समीकरण 3 में बैठा दिया। तो x बराबर 14 माइनस वाई, तो 14 माइनस 5 हो गया, यानी y का मान कितना निकला 5, तो यहाँ इसी का 5 बैठा दिए, x बराबर 9, अतः x का भी मान निकल गया हमको यहाँ से और y का मान यहाँ से निकला था ये। चलिए इस प्रकार से सॉल्व। सबसे पहले क्या है कि दोनों जो दिया हुआ है उसको समीकरण मान लीजिए, तो चलिए s माइनस टी बराबर 3 दिया, इसको बोल दिए समीकरण फर्स्ट। लेकिन देखिए समीकरण मानने से के समय थोड़ा सा ध्यान देना है कि इसको भी अगर आप समीकरण मान 2 दे देते हैं, समीकरण अगर 2 मान लेते हैं तो पर भी आप आंसर इसका मिलेगा, लेकिन सॉल्व करने में थोड़ा सा परेशानी होगा। तो आप कोशिश कीजिए कि आप जो है रेखिक समीकरण के रूप में, यानी उसके साथ बट्टा नहीं होना चाहिए, कोशिश कीजिए कि बट्टा नहीं रहे तो आपको सॉल्व करने में परेशानी नहीं होगा। तो अगर हमको बट्टा, अगर इसको अगर बट्टा को खत्म कर दें तो हमको ये समीकरण अगर मान देंगे उसके बाद अगर सॉल्व करेंगे तो हमको बहुत इजी सॉल्व कर सकते हैं, इजीली सॉल्व कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम इसको बट्टा जो है उसको खत्म करते हैं, उसके बाद समीकरण को मानते हैं। इसमें भी अगर समीकरण को आप मान देते हैं तो क्या होगा कि आप सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन इसमें क्या होगा, परेशानी होगा आपको। इसलिए चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं।
s/3 प्लस t/2 बराबर 6 दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। इसको एलसीएम लेते हैं, कितना होगा 6, और इसको यहाँ 2s हो जाएगा, 2 तिया 6 तो 2s प्लस 2 तिया 6 तो यानी 3t हो जाएगा बराबर 6। इसको यहाँ पर 1 दीजिए। अब क्या कीजिए, कोना कोनी गुना कर दीजिए। अगर इसको यहाँ गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2s प्लस 3t बराबर 6 जगह 36 हो जाएगा। ये हो गया। अब इसको बोल दीजिए समीकरण 3। अब कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि अब हमको बट्टा के रूप में मेरा नहीं है, अब इसको समीकरण 2 बोल सकते हैं। अब बोल दिए। अब क्या करते हैं, समीकरण 1 से समीकरण 1 2 या समीकरण 1 या 2 को आप किसी को भी आप सॉल्व कर सकते हैं। समीकरण 1 को सॉल्व करते हैं, समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या है, s माइनस टी बराबर 3। तो इसको सॉल्व कीजिए, s को सॉल्व कीजिए, 3 प्लस टी यानी t उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में तो प्लस में। अब इसको क्या बोलिए, समीकरण 3। आपको पहला क्वेश्चन में भी आपको बताए थे कि कुछ नहीं, आपको जो सवाल दिया हुआ उसको सबसे पहले फर्स्ट और सेकंड बोल दीजिए। बिल्कुल इजी है, सिर्फ ये बट्टे जो दिया हुआ है बिल्कुल बकवास है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसको ये सॉल्व कर दिए, समीकरण 2 मान दिए। अब क्या करेंगे, इसको समीकरण 1 या 2 को सॉल्व करेंगे। और सॉल्व करने के बाद क्या, या तो s या तो आप t को फ्री कीजिए, दोनों में से किसी को फ्री कीजिए। तो हम s को फ्री कर दिए, s को फ्री किए, उसको फ्री करने के बाद जो आएगा उसको क्या कीजिए, ये नियम है, या नियम आप रूल बना दीजिए इसको, क्योंकि इसको समीकरण मान लेना है। मान लिए इसको समीकरण 3 मान लिए। अब क्या करेंगे, अभी s का मान को क्या करेंगे हम, देखिए अब किस में बैठाएंगे, समीकरण 1 को हम लोग सॉल्व किए हैं तो किस में बैठाएंगे, समीकरण 2 में। यानी समीकरण 1 को अगर यदि आप सॉल्व किए हैं तो 2 में बैठाना पड़ेगा, अगर 2 को सॉल्व किए हैं तो समीकरण 1 में बैठाना पड़ेगा, दोनों का आंसर सेम आएगा। चलिए अब किस में बैठाएंगे, समीकरण 2 में। यहाँ लिखते हैं s का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित का मतलब हुआ उसमें रखने पर। चलिए समीकरण 2 में इसको रख देते हैं, 2s, s है 2s है तो s की जगह कितना रखेंगे, 3 प्लस t प्लस 3t बराबर 36, यही है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3 दूना 6 प्लस इसको 2 से गुना t के साथ करेंगे तो 2t हो जाएगा प्लस 3t बराबर 36, ये हो गया आपका। अब इसको आगे यहाँ सॉल्व करते हैं, क्या दिया हुआ, अब देखिए यहाँ पर 6 प्लस 2t है तो 2t प्लस 3t तो कितना हो जाएगा, 5t हो जाएगा। 6 प्लस ये 5t हो जाएगा बराबर 36। अब यहाँ कितना हो जाएगा, ये 5t बराबर इस 6 को 36 की तरफ भेज दीजिए तो 36 माइनस 6 बराबर क्या आ जाएगा, 5t बराबर 36 माइनस 6 30 हो गया। इसीलिए t बराबर क्या हो जाएगा, 36/5 बराबर 6 पंचे 30, यानी t का मान आपको कितना प्राप्त हो गया, 6 प्राप्त हो गया। अब क्या करेंगे, अब इस t का मान को किस में बैठा देंगे, समीकरण 3 में। देखिए यहाँ समीकरण 3 में बैठा देंगे तो 3 में जैसे ही बैठा देंगे तो हमको क्या, किसका मान प्राप्त हो जाएगा, s का मान प्राप्त हो जाएगा। तो समीकरण लिखते हैं, समीकरण 3 से समीकरण 3 में बैठा देते हैं। तो s बराबर 3 प्लस t की जगह क्या है, s बराबर, देखिए s बराबर 3 प्लस t है तो t की जगह कितना बैठा देंगे, 6 बैठा देंगे, यानी कितना आ गया, 6 3 9, यानी s बराबर इतना आ गया। अब लिख सकते हैं अतः s बराबर 9 और t बराबर 6, ये आपका हो गया आंसर। देखिए बिल्कुल इजी है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आपको सिर्फ ध्यान पूर्वक माइनस प्लस का ध्यान रखते हुए आपको सॉल्व करना है। अगर माइनस प्लस को आप अच्छी तरह से ध्यान में रखकर अगर सॉल्व करेंगे तो आप निश्चित तौर पर सभी सवाल को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आज का क्लास में इतना, अब अगले क्लास में सॉल्व। बिल्कुल इजी है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना है कि कहाँ पर किस प्रकार से समीकरण को सॉल्व किया जाता है। चलिए सबसे पहले आप लोग को बताया गया था, नहीं तो इसमें देखिए जो चीज़ दिया हुआ उसको समीकरण मान लीजिए, इसको सबसे
फर्स्ट मान लिए। अब दिया हुआ है 9x माइनस 3y बराबर 9। इसको देखिए समीकरण इसमें थोड़ा सा सॉल्व हो रहा है, तो आप भी इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो बेटर होगा। देखिए इसमें क्या है कि इसमें आप ध्यान से देखिए, इसमें देखिए कि सब 3 से आपका 3 कॉमन आ रहा है, यानी इसको हम 3 नॉट इक्वल टू 0 कर सकते हैं, यानी 3 से सबको डिवाइड करने पर। तो अगर 3 से अगर सबको भाग देते हैं तो क्या होगा यहाँ पर 3 तिया 9, 3 एका 3, यानी y हो जाएगा यहाँ पर बराबर 3। यहाँ पर क्या हो जाएगा समीकरण 2। आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए तो आपका समीकरण 1 और समीकरण 2 एक ही हो गया, दोनों आपका एक ही समीकरण है, यानी अलग समीकरण नहीं है। तो दोनों एक ही समीकरण है, इसका मतलब अगर जब हम इसको बट्टा निकालेंगे तो तीनों का मान बराबर आ जाएगा। तो इसमें क्या होगा, इसका तो आपका अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाएगा, यानी अनुपातिक मान निकालेंगे तब क्या हो जाएगा a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, यानी सबका मान 1 निकल जाएगा। तो इसको आप सॉल्व कीजिए अथवा नहीं कीजिए कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सॉल्व करके देखते हैं। समीकरण 1 से सबसे पहले क्या करेंगे, समीकरण 1 को लेंगे। समीकरण 1 से समीकरण 1 में x का मान को फ्री कीजिए, x या y आप किसी को भी कर सकते हैं, लेकिन हम x को करते हैं। चलिए तो 3x बराबर क्या हो जाएगा, y उधर चला जाएगा तो 3 + y, और जब इसको x को फ्री करेंगे तो क्या हो जाएगा x बराबर 3 + y बट्टे 3। इसको बोल दीजिए समीकरण 3। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 में इसका मान को रखने पर लिखते हैं समीकरण 2 में x का मान प्रतिस्थापित या रखने पर एक ही चीज़ है, प्रतिस्थापित करने पर प्रतिस्थापित कर देते हैं। ये x का मान किस में करेंगे, समीकरण 1 को हम फ्री किए हैं तो रखेंगे किस में, इसका मान को 2 में। अगर ये 2 को फ्री करते तो किस में रखते, 1 में, यानी उल्टा अपोजिट रखना है इसको। चलिए इसको समीकरण 2 में इसको रख देते हैं। तो यहाँ पे क्या है 3x है, 3x, तो x की जगह इतना रखेंगे 3 + y 3 माइनस y बराबर 3। इसको सॉल्व कीजिए, क्या आ जाएगा 3 तिया 9 प्लस 3y बट्टे 3, अथवा आप इसको 3 काट भी सकते हैं। अब यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है, 3 काट भी सकते हैं। तो 3 + y माइनस y बराबर 3। आप यहाँ देख रहे हैं क्या 3 कट गया, और 3 - 3 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 0 आ गया। तो इधर भी 0 इधर भी 0, इसका कोई हल नहीं हुआ। इसका मतलब इसमें क्या होगा, x का मान y का मान आप कुछ भी लेंगे, आप कुछ भी ले सकते हैं। आप यहाँ x का मान अपने मन से कुछ भी बैठाइए, y का मान वही 1 बैठाइए, 2 बैठाइए, 3 बैठाइए, कुछ भी मान बैठाइए, आपका क्या होगा इसमें अनेक हल निकलेगा, यानी कुछ भी मान निकल सकता है। x का मान, x का और y का मान अनेक प्रकार से बहुत कुछ निकल सकता है। क्यों, क्योंकि देखिए आप सॉल्व करते हैं तो आप 0 निकल गया, इसका मतलब इसमें अपरिमित रूप से अनेक हल है, यानी आप लिख सकते हैं अतः अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। इसका एग्जैक्ट कोई मान नहीं निकलेगा, क्योंकि इसमें देखिए आपका कोई x और y कोई बचा ही नहीं है, सब क्या हो गया कट के 0 हो गया, क्योंकि यहाँ शुरू में ही हम देख ले कि दोनों का समीकरण क्या हो गया इक्वल आ गया, इसीलिए ये क्या होगा नहीं होगा। चलिए 1 का 4 नंबर बात करते हैं। 1 का 4 में क्या है, इसको भी विस्थापन प्रतिस्थापन विधि से ही आपको हल करना है। तो इसमें आप देखिए इसमें क्या है कि इसको आप सॉल्व करने के लिए अगर चाहेंगे तो सॉल्व तो आप किसी भी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अगर इसको आप डायरेक्ट समीकरण को मान लेते हैं तो पर भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा इसमें क्या है कि इसमें आप देखिए दशमलव दिया हुआ है, दशमलव दिया हुआ है, जिसमें क्या होगा कि आपको माइनस प्लस करने में थोड़ा सा परेशानी होगा। इसलिए अगर कोशिश करते हैं कि इसका दशमलव को अगर ख़त्म कर दें, अगर दशमलव इसमें ख़त्म हो जाए तो वह क्या होगा सॉल्व हम आसानी से कर सकते हैं, यानी इजीली सॉल्व करेंगे।
कर सकते हैं। तो इसका देखिए इसका दशमलव कैसे खत्म होगा, तो सबका आप देख रहे हैं कि एक अंक के बाद ही सब में दशमलव है, इसमें भी एक अंक के बाद 10 है, इसमें भी एक अंक के बाद है, इसमें भी एक अंक के बाद दशमलव है, यानी सब में एक अंक के बाद दशमलव है। या तो इसको आप सबका दशमलव को ऐसे भी हटा सकते हैं, अथवा अगर आप इसको दोनों को अगर समीकरण एक और दोनों को अगर दोनों समीकरण को अगर आप क्या करते हैं, अगर 10 से गुना कर देते हैं तो सबका दशमलव समाप्त हो जाएगा। चलिए हम लोग लिखते हैं, सॉल्व करते हैं हल। दस से, चलिए एक बार समीकरण को लिख देते हैं, 0.2x प्लस 0.3y बराबर 13, 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3, ये है आपका। तो क्या करेंगे, इसमें लिखते हैं दोनों ओर 10 से गुना करने पर, अगर दोनों ओर हम 10 से गुना कर देते हैं तो क्या होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ 1.3 है, अगर इसको 10 से गुना करेंगे तो क्या होगा, इतना आ जाएगा, और एक अंक के बाद दशमलव बैठ जाएगा, तो यानी मेरा क्या हो गया 13 आया, यानी दशमलव क्या हो गया, दशमलव समाप्त हो गया। तो जैसे ही हम 10 सबको अगर दशमलव 10 से गुना कर देते हैं सबका दशमलव समाप्त हो जाएगा। तो क्या होगा, यहाँ पर 2x बचेगा, 3y बराबर 13, तो इसको समीकरण फर्स्ट बोल दीजिए। और यहाँ पर नीचे में क्या है, 4x प्लस 5y बराबर 23, इसको बोल दीजिए समीकरण 2 बोल दीजिए। अब हम इसको आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, कैसे हो गया ज्ञात। चलिए अब इसको क्या करते हैं, समीकरण 1 से, समीकरण 1 को फ्री करते हैं, समीकरण 1 से समीकरण 1 लेते हैं, क्या है 2x प्लस 3y बराबर 13, इसको x को फ्री कीजिए, 2x बराबर क्या हो जाएगा 13 माइनस 3y, तो यहाँ पर x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 13 माइनस 3y बट्टे 2, नीचे चला जाएगा। अब इसको बोल दीजिए समीकरण 3, अब इसको समीकरण 3 बोल दीजिए। अब क्या करेंगे, अब लिखेंगे इसको किस में बैठाएंगे, समीकरण 2 में, समीकरण 1 को फ्री किए किस में बैठा देंगे, समीकरण 2 में, इसका मान को अब समीकरण 2 में बैठा देंगे, यानी समीकरण 2 में x का मान प्रति स्थापित करने पर, इसीलिए इसको प्रतिस्थापन विधि कहा जाता है, यानी इसका मान को अब क्या करेंगे, प्रतिस्थापित कर देंगे किसमें, समीकरण 2 में, यानी जहां पर x है, जहां पर x है वहीं पर इसका क्या करेंगे, x का मान को यहाँ प्रतिस्थापित कर देंगे। प्रतिस्थापन का मतलब उसमें उसको बैठा देंगे, रख देंगे। तो चलिए इसको रखते हैं, क्या है 4x, x की जगह रख देते हैं, x का मान ये 13 माइनस 3y बट्टे 2 प्लस 5y बराबर 23, ये है आपका। अब इसको इधर लिखते हैं, क्या है, अब इसको अब अगर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बट्टा के नीचे, यहाँ पर नीचे में 2 है, यहाँ पर तो इसको काट भी सकते हैं, 2 दूना 4 हो गया, देखिए 2 दूना 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचा 2, अब 2 से अंदर इसको दोनों ओर को गुना कर दीजिए, तो यहाँ गुना होगा तो क्या हो जाएगा 2, 13 दूना 26 हो जाएगा, 26 माइनस यहाँ पर 3 है, तो क्या हो जाएगा, तो 2 तिया 6y प्लस, अब नीचे में तो खत्म हो गया है, प्लस 5y बराबर 23। अब देखिए, अब इस क्या बोले, अचर पद को एक तरफ कर दीजिए और चर पद को एक तरफ कर, यानी x y, यहाँ y वाला पद को एक तरफ रहने दीजिए और ये अंक वाला पद को उधर भेज दीजिए, बराबर के उस साइड, यहाँ क्या है माइनस 6y, यहाँ प्लस 5y है, तो माइनस 6y प्लस 5y में क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो घट जाएगा तो क्या होगा, माइनस की संख्या ज़्यादा है तो माइनस y बचेगा, यानी 1y बच जाएगा, क्योंकि 5y चला जा रहा है, बराबर क्या हो जाएगा 23 माइनस 26 उधर चला जाएगा, माइनस y बराबर इधर क्या बचेगा, 23 में 26 चला गया तो माइनस 3 बचेगा, तो माइनस माइनस कैंसिल, यानी फाइनली आपका क्या हो गया, y बराबर 3 आ गया। अब इसको क्या करेंगे, समीकरण 3 में बैठा देंगे, समीकरण 3 में
समीकरण 3 से डायरेक्ट लिखते हैं। समीकरण 3 से, समीकरण 3 कहाँ है? यहाँ पर है। x बराबर 13 माइनस 3y बट्टे 2। तो 13 माइनस 3 और यहाँ y का मान क्या है? यहाँ पर निकला तो y का मान 3 बैठा देंगे बट्टे 2। तो बराबर क्या हो जाएगा? 13 माइनस 3 दिया 9 बट्टे 2। 13 में 9 गया 4, 9 4 13 बट्टे 2। क्या हो गया? आपका 2 निकल गया। ये क्या निकला? x का मान निकल गया। अब इधर लिख सकते हैं, नीचे में लिख दीजिएगा। अतः x बराबर 2, y बराबर 3। ये हो गया आपका आंसर। क्या है कि इसको प्रतिस्थापन विधि से आपको सॉल्व करना है। 1 नंबर का जितने भी सवाल हैं सभी को प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है। 5 नंबर में क्या है? √2x प्लस √3y इक्वल टू 0। फिर और एक समीकरण है √3x माइनस √8y बराबर 0। चलिए कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल लीजिए। अब रूट दे दिया है तो इससे घबराइए नहीं, बिल्कुल लीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ आप नियम पर चलिए, आपका अब आंसर तक पहुंच सकते हैं, आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले क्या दिया हुआ है? ये दिया हुआ है तो √2x प्लस √3y बराबर 0, इसको बोल दीजिए समीकरण फर्स्ट। और दिया हुआ है √3x माइनस √8y बराबर 0, इसको बोल दीजिए समीकरण 2। ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे? फिर से लेंगे वही समीकरण 1 से, समीकरण 1 से समीकरण 1 को लेना है। अब इसको क्या करेंगे? √2x प्लस √3y, सब में एक ही नियम है। चलिए अब इसको क्या करेंगे? x को फ्री करेंगे। तो x को फ्री करने से पहले इसको y को उधर भेज देते हैं, तो y उधर जाएगा तो क्या होगा? माइनस √3y हो जाएगा। अब इसको x बराबर फ्री करेंगे तो क्या होगा? माइनस √3y बट्टे √2। ये हो गया, यानी इसको आप बोल दीजिए समीकरण 3। अब फिर से क्या करेंगे? इसको समीकरण 2 में बैठा देंगे। लिखते हैं समीकरण 2 में x का मान रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर, दोनों एक ही चीज है। चलिए अब यहाँ क्या करेंगे? रख देंगे √3। अब यहाँ पर क्या है? x का मान मेरा कितना है? माइनस √3y बट्टे √2 इतना है, इसको रख दिए। उसके बाद यहाँ क्या है? माइनस √8y बराबर 0। अब इसको हम लोग और आगे सॉल्व करते हैं। इसको यहाँ आगे सॉल्व करते हैं। नीचे में आप लोग को नहीं दिखेगा तो यहाँ पर क्या होगा? √3 यहाँ पर गुना होगा, यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर जब जाएगा तो क्या होगा? गुना होगा। तो ये माइनस तो माइनस में रह जाएगा। और √3 और √3 जब गुना करेंगे तो क्या बन जाएगा? रूट खत्म हो जाएगा और फ्रेश 3 हो जाएगा। इस प्रकार से √3 गुना √3 करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये बराबर 3 तिया 9 हो जाएगा। रूट के अंदर गुना होगा और 9 का वर्गमूल कितना होता है? 3 होता है, आप लोग को पता है। इसलिए आप लोग याद रखिए कि √3 यानी सेम, अगर दोनों अगर अंक अगर समान रहे, दोनों रूट में रहे और गुना हो रहा है तो ये रूट खत्म हो जाएगा। यानी ऐसे याद रखिए √3 बिल्कुल फ्रेश 3, यानी √3 फ्रेश 3, यानी एक 3 हो गया। अब यहाँ पर ये हो गया माइनस, अब फिर यह y हो गया। बट्टे में कौन है? √2 है, इसको √2 को रहने दिए। फिर माइनस यहाँ पर है 8y। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, बराबर 0 है। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं तो माइनस 3y बट्टे इसको बट्टे 1 ले सकते हैं तो क्या हो जाएगा? इसको एलसीएम लेते हैं तो √2 हो जाएगा। √2 से इसको डिवाइड करेंगे तो उतना ही होगा, तो 3y माइनस √2 जाकर के हम मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये रूट के अंदर √2 नहीं, यानी √2 गुना, चलिए y इंटू गुना, यानी √2 यहाँ से गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 0 बट्टे माइनस 3y, और यहाँ रूट और रूट के अंदर गुना होगा तो 8 दूना क्या हो जाएगा? रूट अंदर 16y बट्टे। अब इसको क्या कीजिए? इसको यहाँ गुना कर दीजिए। तो इसको जैसे ही आप गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? कोना कोनी गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ √0 गुना √2 हो जाएगा। तो माइनस 3y और यहाँ पर क्या आ जाएगा? और इसका वर्गमूल निकल लेकर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा।
4y यानी 16 का वर्गमूल 4 होगा बराबर, यहाँ पर इसको गुना करेंगे तो क्या होगा 0 होगा। अब यहाँ पर देखिए 3y माइनस इतना 4y, तो दोनों क्या हो जाएगा माइनस माइनस मिलकर के क्या हो जाएगा +7 हो जाएगा, लेकिन प्लस होगा लेकिन चिन्ह माइनस का ही रहेगा बराबर 0, यानी फिर y बराबर करेंगे तो क्या होगा 0/-7। अब बिल्कुल क्या हो गया 0 से अगर 7 को अगर 0 से भाग देंगे 0 को अगर किसी भी संख्या से भाग देंगे तो उसका भागफल हमेशा 0 होता है, यानी y बराबर क्या आ गया 0 आ गया। अब इसको फिर से क्या करेंगे समीकरण 3 में बैठा देंगे, फिर लिखते हैं यहाँ पर समीकरण 3 से, समीकरण 3 में क्या करेंगे इसको बैठा देंगे x बराबर -√3 और y है यहाँ पर, तो y की जगह क्या बैठा देंगे गुना 0/√2। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ 0 है तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा सर, इधर लिख देते हैं तो x बराबर क्या आ जाएगा, यानी ऊपर को ये 0 से गुना होगा तो क्या हो जाएगा 0/√2 और फाइनली आपका क्या हो गया 0 हो गया, यानी अतः x बराबर 0 y बराबर 0, ये आपका हो गया आंसर। चलिए हम लोग अब 6 नंबर की ओर चलते हैं। 1 का 6 नंबर में क्या है, इसको भी आप प्रत्यास्थापन विधि से सॉल्व करना है। तो इसमें क्या है 3x/2 - 5y/3 बराबर -2। फिर दूसरा समीकरण है x/3 + y/2 बराबर 13/6। तो अगर इसको आप इससे पहले वाला सवाल में बताए थे, यानी 4, 5 जितने भी है सवाल, सभी सवाल में बताया कि इसको जो भी दिया हो इसको समीकरण मान लीजिए। लेकिन देखिए समीकरण मानने से पहले इसमें क्या है कि बट्टे के रूप में दिया हुआ है, तो बट्टे के रूप में दिया हुआ है, अगर इसको भी आप समीकरण मान लेते हैं तो पर भी सॉल्व होगा, लेकिन आपको सॉल्व करने में बहुत परेशानी होगी। इसलिए क्या कीजिए इसको आप एलसीएम लेके इसको रेखिक समीकरण के रूप में बदल दीजिए। ये रेखिक समीकरण के फॉर्म में नहीं है, रेखिक समीकरण का फॉर्म होता है ax + by + c बराबर 0, यानी इसके साथ में बट्टे या दशमलव के रूप में नहीं रहना चाहिए। तो देखिए इसमें बट्टे के रूप में है, तो इसको सबसे पहले क्या कीजिए बट्टे को ख़त्म कीजिए। तो जब बट्टे को आप ख़त्म कर देते हैं तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकेंगे। तो चलिए हम लोग इसको बट्टे को ख़त्म करते हैं। बिल्कुल ईजी है, सिर्फ सावधानी से आपको सॉल्व करना है। चलिए क्या है 3x/2 - 5y/3 बराबर -2। अब क्या कीजिए इसको एलसीएम ले लीजिए, तो कितना आ जाएगा 3 दूना 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 से भाग देंगे तो कितना होगा 3, और 3 में जाकर गुना होगा 3 × 9x - 3 दूना 6 10y बराबर -2। अब इसको क्या कीजिए कोना कोनी गुना कर दीजिए, इसको इधर से गुना कीजिए, इसको इधर गुना कीजिए। कोना कोनी मतलब इधर से, यानी ये जितना है इसको यहाँ इससे गुना कीजिए, और ये कोना कोनी मतलब ऐसे इसको यहाँ से इसको यहाँ से गुना कीजिए। जब ये इसको यहाँ से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 से गुना होगा तो वही चीज़ होगा, और ये जब यहाँ गुना होगा तो -6 दूना 12 हो जाएगा, 12 हो गया। अब इसको आप समीकरण 2 बोल सकते हैं, सॉरी समीकरण 1 बोल सकते हैं। अब इसको समीकरण 1 बोल दीजिए। अब फिर से अब लेते हैं इसको पुनः क्या दिया हुआ है x/3 + y/2 बराबर 13/6, यही दिया हुआ है। इसको भी एलसीएम लिए 6 होगा, इसमें भी 2 × 6 यानी 2x हो जाएगा ऊपर में, और 2 × 6 तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3y हो जाएगा, 3y बराबर यहाँ 13/6। तो आप देख रहे हैं यार क्या है 6 यहाँ भी है, यहाँ पर भी 6 है। तो अगर ऐसा स्थिति अगर होता है कि दोनों ओर बराबर होता है तो इसको आप काट सकते हैं, गुना करके बाद में आप काट सकते हैं, लेकिन यहाँ पर काट देते हैं तो आपको एक स्टेप आपको कम सॉल्व करना पड़ेगा। तो कट गया तो क्या बचा आपको 2x + 3y बराबर 13। इसको बोल दीजिए समीकरण 2, इसको समीकरण 2 बोल दिए। अब किसको सॉल्व करेंगे समीकरण 1 को सॉल्व। चलिए समीकरण 1 से समीकरण 1 को सॉल्व करते हैं। समीकरण 1 में क्या है 9x - 10y बराबर -12। तो यहाँ क्या हो 9x, x को फ्री करेंगे तो यानी y उधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 10y - 12, यानी ये 10y इधर चला जाएगा तो क्या होगा प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में है। तो अब यहाँ पर x को फ्री करेंगे तो क्या हो जाएगा x बराबर 10y - 12/6।
9। ये हो गया, इसको बोल दीजिए समीकरण 3। समीकरण 3 हो गया। अब इसको क्या करेंगे, समीकरण 1 को सॉल्व करके समीकरण 3 लाए। अब इसको समीकरण 2 में बैठा दीजिए, समीकरण इसमें बैठा दीजिए 2 में x का मान को। चलिए अब लिखते हैं समीकरण 2 में x का मान प्रति स्थापित करने पर, चलिए समीकरण 2 में इसको स्थापित कर देते हैं। समीकरण 2 में है 2x + 3y = 13। x का मान ये है, x का मान यहाँ बैठा देंगे, x की जगह x यहाँ पर है तो बैठा देंगे 10y - 12/9 + 3y = 13। इसको गुना कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 10 दूना 20y - 12 दूना 24/9 + 3y इतना। अब इसको एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, 9 होगा, 9 का 9 तो यहाँ 20y - 24 प्लस क्या हो जाएगा, 9 का 9 9 तिया 27y = 13। अब इसके भी नीचे 1 दे देते हैं और इसको गुना कर देंगे। सबसे पहले गुना करने से पहले आप देख रहे हैं, चलिए यहाँ पर घट रहा है, यहाँ 20y में 20y है प्लस में, और यहाँ पर भी प्लस है 27y, कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 47y हो जाएगा, 47y हो जाएगा -29/9 = 13। इतना हो गया, आप लोग लिख लीजिएगा। चलिए अब इसको इधर लिखते हैं, ये हो गया। इसको सॉल्व करते हैं आगे, तो क्या है, अब इसको गुना कर दीजिए, इसको कोना को नहीं गुना कर दीजिए, इसको इससे गुना करेंगे, इसको इधर से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 9 है, इसको 1 से गुना करेंगे तो वही चीज़ होगा, 9 से इसको गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 47y - 29 बराबर, यहाँ गुना करेंगे तो 13 × 9 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, 47y - 29 बराबर क्या हो जाएगा, 13 17 से 117 बराबर, अब क्या हो जाएगा, 47y बराबर 117 - 29। इसको इधर भेज दिए। अब इसको 117 में इसको 29 को घटा दीजिए तो क्या हो जाएगा, 9 8 17, यहाँ पर कितना बचा, 0 8 बचेगा, नौ 8 17 हुआ, और यहाँ पर कितना बचा, 0 तो 8 बचा, खत्म, 88 हुआ, यानी 47y बराबर 88 बचा, 47y बराबर 88 हो गया। अब इसको सॉरी बाय मिस्टेक, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हुआ, यह 24 है, यहाँ पर हम 29 लिख दिए, यहाँ पर 24 ही होगा बाय मिस्टेक से। अब देखिए यहाँ पर भी तब 24 ही होगा, 29 लिखा गया था, देखिए उसके बाद यहाँ पर क्या होगा 24, और यहाँ पर क्या है, ये माइनस में तो इधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस में हो जाएगा, और इसको अगर 117 प्लस 24 जोड़ेंगे तो 141 होगा, इसीलिए y बराबर इसको करेंगे तो 141/47, 47 तिया 141, तो y बराबर कितना हो गया, 3 हो गया। अब उसको y का मान किस में बैठा देंगे, समीकरण 3 में, समीकरण 3 से, समीकरण 3 कहाँ है, यहाँ पर है, x बराबर है 10y - 12/9, तो 10y - 12, सॉरी 10 और y की जगह कितना बैठा देंगे, 3 -12/9, तो कितना हो जाएगा, 10 तिया 30 -12/9 हो जाएगा, कितना हो गया, अब कितना हो गया, 30 में 12 जगह कितना होगा, 18 बचेगा, 18/9, तो 9 दूना 18, यानी 2 हो गया, यानी अतः x बराबर 2
y बराबर 3। ये हो गया आपका आंसर हो गया। बिल्कुल इजी है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। प्रतिस्थापन विधि भी सिर्फ प्रोसेस लॉन्ग है, प्रोसेस थोड़ा लंबा है, लेकिन हार्ड है ऐसा बात नहीं है, हार्ड नहीं है, लेकिन थोड़ा प्रोसेस लंबा है। थोड़ा आपको सावधानी पूर्वक से सॉल्व करना है। बिल्कुल आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, सिर्फ थोड़ा सा ध्यान देना है। चलिए आज इतना ही, आज का क्लास में इतना ही। अब मिलते हैं अगले क्लास में, विधि को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं विलोपन विधि। तो विलोपन विधि पढ़ेंगे। तो एक्सरसाइज 3.4 का फर्स्ट नंबर में क्या कह रहा है कि निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रत्यास्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है? यानी सबसे पहले आपको क्या कह रहा है कि निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रत्यास्थापन विधि से हल कीजिए। तो यानी आपको सबसे पहले किससे हल करना है? विलोपन विधि से हल करना है। उसके बाद आप किससे हल करना है? आप पीछे जो पढ़ चुके हैं, प्रत्यास्थापन विधि से भी हल करना है। उसके बाद बोला है कि कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। इसका मतलब आपको कह रहा है कि यह दोनों विधि से हल करने के बाद आपको देखना है कि सबसे उपयुक्त यानी सबसे आसान आपको इजी कौन सा मेथड यानी कौन सा विधि आपको अधिक उपयुक्त लग रहा है। तो सबसे उपयुक्त विधि जो है आपको लगेगा विलोपन विधि उपयुक्त लगेगा। तो हम सिर्फ विलोपन विधि से आपको हल करके दिखा रहे हैं, आपको खुद से प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। चलिए हम लोग देखते हैं विलोपन विधि को। तो विलोपन विधि से हल करने से पहले आप क्या करेंगे कि जो समीकरण अगर दिया हुआ है, समीकरण हमको दिया हुआ है फर्स्ट नंबर में, एक नंबर का फर्स्ट में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? x + y बराबर 5 और 2x - 3y बराबर 4 दिया हुआ है। तो इसको बोल दीजिए समीकरण फर्स्ट और इसको बोल दीजिए समीकरण सेकंड। समीकरण फर्स्ट सेकंड बोल दिए। अब क्या है कि देखिए इसमें से क्या है कि इसमें है x + y और इसमें है 5 और यहाँ क्या है 2x। सेकंड समीकरण में क्या है 2x - 3y बराबर 4 है। तो इसमें से क्या है कि आपको दोनों, यदि आपको विलोप अगर x को करना है, अगर आप x को विलोप करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर अगर 2 है तो यहाँ पर भी 2 होना चाहिए। कहने का मतलब कि x का पद जो दोनों समीकरण में है समान होना चाहिए। अथवा अगर y को आप विलोप करना चाहते हैं तो y का जो पद है वह दोनों समान होना चाहिए, तब आप इसको विलोप कर सकते हैं। तो अगर हम x को विलोप अगर करना चाहे तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सेकंड समीकरण में x के साथ 2 से गुना है, तो इसमें भी अगर 2 होना चाहिए तब आप समान इसको विलोप कर सकते हैं। तो इसको क्या करेंगे कि इस समीकरण को अगर अपने मन से अगर 2 से गुना कर दिया जाए तो इसमें अगर गुना होगा तो इसका समीकरण 2 का अगर गुना करेंगे तो इसमें भी 2 हो जाएगा, इसमें भी 2 हो जाएगा, इसमें यहाँ पर 10 हो जाएगा। यानी हमको जिसको अगर विलोप करना है उसको देखना है कि मेरा वो समान हो रहा है। कि x को अगर हमको विलोप करना है तो हमको x को देखना है कि मेरा x का टर्म जो है वो मेरा बराबर हो रहा है या नहीं हो रहा है। उसके बाद अब इसको कितना गुना करेंगे? 1 से गुना कर देंगे। 1 से गुना कर दिए, 1 से गुना करेंगे तो वही चीज आएगा। चलिए अब फिर से लिखते हैं। अब क्या आ गया? अगर इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा। फिर 2 को अगर y से गुना करेंगे तो 2y हो जाएगा और यहाँ 5 दूना 10 हो जाएगा। फिर से यहाँ पर 1 से गुना करेंगे तो 2x - 3y बराबर 4 हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं आसानी से कि समीकरण 1 और समीकरण 2 का जो दोनों समीकरण हम लिखे उसमें से देखिए दोनों का x टर्म जो है मेरा बराबर है। अब इसको हम लोग यहाँ लिखेंगे, लाइन दे दिए। अब दोनों को क्या करेंगे? देखिए इसमें क्या है, अब इसको हम क्या करेंगे? इसको अगर मान ले 2 और 2 को हमको खत्म करना है तो इसको अगर यहाँ माइनस करेंगे, इसको अगर माइनस कर देंगे तब मेरा यहाँ क्या होगा? इसमें अगर माइनस कर देंगे तो ये इसमें 2 में 2 चला जाएगा तो खत्म हो जाएगा। इसका मतलब इसको हम क्या करेंगे? इसको यहाँ लिखिए घटाने पर में क्या होगा? घटाने पर मतलब अगर यहाँ चिन्ह बदल जाएगा, यहाँ पर अगर प्लस है तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या कौन सा चिन्ह है? यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, यानी कुछ भी चिन्ह नहीं है, इसका मतलब प्लस का चिन्ह है। और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर आपका 3y है तो यहाँ पर यहाँ देखिए माइनस का है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा?
प्लस का चिन्ह होगा। इतना आपको याद रखना है कि चिन्ह जो है बदल जाएगा, यानी चिन्ह यहाँ माइनस अगर देंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ प्लस था या माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस क्या है प्लस है, यहाँ हो जाएगा माइनस हो जाएगा, यानी चिन्ह घटाने पर बदल जाएगा। तो अब देखिए ये है प्लस में और ये है माइनस में, तो ये आपका कट गया। अगर करेंगे ऐड करेंगे तो क्या होगा, खत्म हो जाएगा। तो यानी इसी को कहा जाता है विलोपन विधि। यानी ये देखिए अब ये दोनों मेरा आपका जो x और ये है आपका दोनों विलोप हो गया, यानी अब ये कट के क्या हो गया, खत्म हो गया। अब इसको यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पर +3y है, यहाँ पर भी +3y, तो यहाँ क्या हो जाएगा, अब यहाँ देखिए यहाँ चिन्ह बदल गया। तो चिन्ह बदल गया तो क्या होगा कि इसका वैल्यू खत्म हो गया, इस माइनस चिन्ह का वैल्यू खत्म हो गया, ये क्या हो गया प्लस हो गया, तो 3 2 5y हो जाएगा। और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 10 में 4 चला गया तो कितना होगा 6 बचेगा। तो आपको यहाँ y बराबर हो गया, y बराबर कितना हो गया 6/5 हो गया, y बराबर 6/5। ये हो गया। अब इसको क्या करेंगे, इस y का मान को या तो आप समीकरण 1 में या तो आप समीकरण 2 में बैठा दीजिए, आप किसी में भी बैठा सकते हैं। अब चलिए किस में बैठाते हैं, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या था, समीकरण 1 आपका है, देखिए क्या है, x + y बराबर 5। 1 या 2 किसी में भी आप बैठा सकते हैं, तो हम 1 में बैठा रहे हैं, x + y बराबर 5। तो यहाँ पर किसका मान बैठा देंगे, x + y समीकरण 1 में था, लिख दिए इसको। अब y का मान कितना है 6/5, तो y की जगह बैठा देंगे x + 6/5 बराबर 5। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 5 - 6 उधर चला जाएगा, 6/5। तो कितना हो जाएगा, यहाँ 5 एलसीएम ले लेंगे, 5 एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 25 - 6 बराबर कितना हो जाएगा, 25 में 6 गया 19/5, यानी x बराबर आपका हो गया इतना। तो आप यहाँ लिख सकते हैं, अतः x बराबर 19/5, y बराबर 6/5, ये आपका हो गया आंसर। अब इसमें क्या है कि इसमें आपको आगे और क्या करने के लिए बोला गया था, इसमें आपको बोला गया था कि विस्थापन प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कीजिए। प्रतिस्थापन विधि से, इसी सवाल को आपको प्रतिस्थापन विधि से भी सॉल्व करना है, और आपको इसमें देखना है कि आपको कौन सा विधि उपयुक्त है। लेकिन एक चीज़ बता देते हैं कि इसमें से देखिए 4 विधि जो है, तो 4 विधि में क्या है कि एक ग्राफ विधि से आपको एक क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा, ग्राफ विधि से एक क्वेश्चन आपको फिक्स है कि पूछेगा ही। उसके बाद ये तीनों मेथड में आपको वहाँ पर एग्जाम में आपको नहीं कहा जाएगा कि कौन सा विधि से सॉल्व करना है, आपको सिर्फ कह दिएगा कि समीकरण को हल करें। तो समीकरण को हल करें तो आप जो विधि से आप अपना सकते हैं, आप प्रतिस्थापन विधि से भी हल कर सकते हैं, विलोपन विधि से भी हल कर सकते हैं, वज्रगुणन विधि से भी हल कर सकते हैं। आपको जो विधि उपयुक्त लगे उसी विधि से आप हल कर सकते हैं। तो आप बनाने के बाद आपको पता चलेगा, आप देखिएगा कि आपको सबसे उपयुक्त जो है विलोपन विधि लगेगा, क्योंकि आपको ये बहुत शॉर्ट में बन जाता है। देखिए इसको क्या किए, इसको सिर्फ एक पद को विलोप कर दिए, यहाँ पर एक पद को विलोप कर दिए, उसके बाद y का मान निकला, इस y का मान को क्या किए समीकरण 1 में बैठा दिए, आपका x और y का मान निकल गया। इसी प्रकार से आप आगे जितने भी सवाल हैं सभी सवाल को आप अच्छी तरह से बना सकते हैं। तो इसमें क्या है कि जो भी आपको अगर दिया हुआ है इक्वेशन, समीकरण दिया हुआ है, उसको क्या कीजिए समीकरण मान लीजिए, इसको बोल दीजिए समीकरण 1 और इसको बोल दीजिए समीकरण 2। अब इसका विलोपन विधि का हल करने का आपको तरीका पता होगा। क्या है इसमें कि जिस विलोपन का मतलब है कि x या y पद को आपको किसी एक पद को विलोप करना है, तो विलोप करने के लिए आपको क्या करना होगा कि किसी एक टर्म को, या तो x को या तो y को, आप किसी एक टर्म को आपको समान करना होगा। यानी आपको अगर 3 है यहाँ पर तो यहाँ आपको 3 करना होगा, यानी कुछ भी आपको 10 20 कुछ भी रहे, आपको यहाँ क्या है एक पद को समान करना है, चाहे आपको x को और इसका x को और इसका x को, यानी समीकरण 1 का x का पद और इसका समीकरण 2 का x का पद बराबर कीजिए, अथवा समीकरण 1 का y का पद और समीकरण 2 का y का पद को आपको क्या करना होगा बराबर करना होगा, तब आप उसको क्या कर सकते हैं विलोप कर सकते हैं। तो विलोप करने के लिए यहाँ पर 3 दिया हुआ है, इसमें 2 दिया हुआ है, तो आप बराबर तभी कर सकते हैं इसको, यानी आप 6 बना सकते हैं।
तो 6 कैसे बनेगा, तो यानी समीकरण 1 को यदि आप 2 से गुना कर दें तो यहाँ पर 6 हो जाएगा, और समीकरण 2 को अगर यहाँ पर आप 3 से गुना कर दें तो आपका यहाँ पर 6 हो जाएगा। आपको यानी जिस पद को आपको विलोप करना है सिर्फ उसी पद पर ध्यान देना है, ना कि इधर y में क्या हो रहा है उसको ध्यान नहीं देना है। आपको अगर x पद को विलोप करना है तो x पद को आप बराबर कीजिए। जैसे x पद को हमको विलोप करना है तो यहाँ पर मेरा 3 दूना 6 हो जाएगा, और यहाँ पर भी आपका 3 दूना 6 हो जाएगा। तो चलिए अब फिर से लिखते हैं, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या होगा, इसको आप गुना कर दीजिए। तो 2 से यानी गुना करेंगे मतलब सिर्फ x से ही नहीं गुना करना है, यानी सभी पदों से गुना करना है। समीकरण 1 में जितने भी पद हैं सभी पदों को 2 से गुना करना है। इतना कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3 दूना 6x हो जाएगा, प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 4 दूना 8y हो जाएगा, प्लस 10 दूना 20 हो जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा, इसमें 3 से अगर गुना करेंगे इसको तो समीकरण 2 को, तो 3 दूना आपका जा करके इसमें भी 6x हो जाएगा, माइनस 3 दूना 6 हो जाएगा इसमें भी, और इसमें भी 3 दूना 6 हो जाएगा। अब देखिए इसको आपको ख़त्म करना है, आप इसको x पद को विलोप करना है। विलोप तभी कर सकते हैं जब आप इसको घटा देंगे, यानी 6 में 6 घट जाएगा तो क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं घटाने पर, अब लिख दिए घटाने पर। तो घटाने पर तो क्या होगा, यहाँ पर चिन्ह बदल जाएगा, इसके लिए माइनस का चिन्ह हो जाएगा, यहाँ पर माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। आपको इतने ध्यान देना है कि जो जहाँ पर जो चिन्ह है वो बदल जाएगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस का चिन्ह हो जाएगा। तो यहाँ पर 6x और 6x क्या हो गया, खत्म हो गया, कट गया। तो यहाँ पर देखिए 8y था और यहाँ पर 6y था, तो यहाँ 8y आपका देखिए प्लस में है और यहाँ 6y किस में है, प्लस में है। तो 8 6 14 हो गया, 14y हो गया, बराबर यहाँ पर 20 में 6 चला गया तो कितना हो गया, इसमें भी आपका 14 होगा। अब इसीलिए इसको y को फ्री करेंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा 14/14, यानी 1 हो गया। यानी आपको लिख सकते हैं y बराबर कितना हो गया आपका 1 हो गया। अब ये जो y बराबर 1 जो आया था, अब इसको क्या करेंगे, समीकरण 1 में बैठा देंगे। तो आप लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 से, समीकरण 1 या आप 2 किसी में बैठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपका वैल्यू से आपका सेम आएगा। तो समीकरण 1 में क्या है, समीकरण 1 में 3x + 4y बराबर 10 है। तो आप y का मान बैठा देते हैं, तो क्या हो जाएगा 3x + 4 गुना 1 के y के जगह क्या करेंगे 1 है वैल्यू y का मान, तो 1 बैठा दिए y के जगह बराबर 10। तो क्या हो जाएगा 3x + 4 बराबर 10। तो 3x बराबर हो जाएगा 10 - 4, 10 - 4 हुआ, तो 3x बराबर क्या हो जाएगा 6, x बराबर क्या हो जाएगा 6/2, 6/2 हो जाएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा, कट जाएगा तो 2 तिया 6, यानी x बराबर आपका आ गया 3। तो आप यहाँ लिख दीजिए नीचे में, अतः x बराबर 3, y बराबर आपका आया 1। अब देखिए आपका ये आंसर जो है आपका सही आया या गलत आया, इसकी जांच भी आप कर सकते हैं। अपने खुद जांच करना जरूरी नहीं है, लेकिन आप आंसर को जांच कर सकते हैं कि मेरा आपका जो है आंसर ये सही आया अथवा गलत आया। तो आप क्या कीजिए, समीकरण 1 या 2 में x या y x और y दोनों का मान बैठा दीजिए। चलिए आपको यहाँ जांच करके दिखाते हैं आपको आंसर का जांच किस प्रकार कीजिएगा कि आपका आंसर ये सही अथवा गलत है। जैसे आपका मान ले समीकरण फर्स्ट जो है 3x + 4y बराबर 10 है, तो इसमें क्या कीजिए x और y का मान बैठा दीजिए। तो x का मान कितना है 3 है, तो 3 गुना 3 हो जाएगा, प्लस 4 y का मान 1 है बराबर 10। तो यह कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर देखिए आपका बाय मिस्टेक हुआ है, यहाँ पर 6 है, तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर 3, अगर x को फ्री करेंगे तो क्या होगा, बट्टे में यहाँ 3 होगा, तो यहाँ पर 2 लिखा गया था, तो कितना हो जाएगा 2 तिया 6, यानी यहाँ पर 2 होगा, 2 तिया 6 होगा। तो यानी x का मान तब आपका हो जाएगा 2, यानी x का मान 2 हुआ। तो आप यहाँ पर मान बैठा दीजिएगा, x का मान 3 × x का मान आपका कितना प्राप्त हुआ 2,
और प्लस 4, वाई का मान 1 बराबर 10। कितना हो जाएगा 3 दूना 6 प्लस 4 बराबर 10। तो आपके यहाँ कितना आ गया 10 बराबर 10। यानी आपका ये जो है x का मान x बराबर 2 और y बराबर जो 1 है, आपका ये आंसर जो है सही है। यानी आप आंसर नहीं भी देख सकते हैं और आप इसको अच्छी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट नंबर का जितने भी सवाल हैं सभी सवाल को विलोपन विधि से सॉल्व करना है, विलोपन विधि से सॉल्व करना है। तो चलिए इसमें क्या है थर्ड नंबर में 3x माइनस 5y इक्वल टू 4 बराबर 0। यहाँ पर दिया हुआ है 9x बराबर 2y प्लस 7। तो ये आपका है जो समीकरण के रूप में नहीं दिया हुआ है, तो समीकरण का रूप में आपको सबसे पहले क्या करना होगा, चेंज करना होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्व तो 3x माइनस 5y और ये जो 4 है तो आपको इस बराबर के इधर भेज दीजिए, क्या हो जाएगा बराबर 4 हो जाएगा, प्लस 4 होगा क्योंकि इधर माइनस है तो उधर बराबर की ये साइड अगर ले जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा। अब देखिए समीकरण 2 क्या है, इसको बोल दीजिए आप समीकरण 2। समीकरण 2 में देखिए कि y को बराबर की साइड में रख दिया, जिसको सॉल्व करके थोड़ा सही करना है। तो क्या करना है 9x माइनस 2y बराबर 7, यानी y को आप बराबर के इस साइड ले आए। ये हो गया आप समीकरण के रूप में आ गया। अब इसको बोल दीजिए समीकरण 2। अब इसको क्या करना है, अब या तो x का टर्म को या तो y का टर्म को आपको क्या करना है, बराबर करना है, तब आप इस किसी भी पद को विलोप कर सकते हैं। चलिए x 2 सवाल में x को टर्म को हम बराबर किया, अब इसमें क्या करते हैं y टर्म को बराबर करते हैं। किसी को भी आप कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं, तो हम y को कर रहे हैं तो y टर्म को हमको बराबर करना है। तो बराबर कैसे कर सकते हैं, तो 5 तो आएगा नहीं इसमें पर क्योंकि यहाँ 2 है, तो इसको आप क्या कर सकते हैं 10 बना सकते हैं। तो 5 है तो यहाँ पर भी 10 बना सकते हैं और यहाँ पर भी 2 है तो इस जगह आप क्या कर सकते हैं 10 बना सकते हैं। तो यानी आप ऐसा कीजिए कि आपको जिस टर्म को अगर बराबर करना है तो अगर नहीं हो पा रहा है तो उल्टा उसका जो गुणांक है उसको गुना कर दे, यानी इसका 2 यहाँ पर 2 गुणांक है तो इसको यहाँ 2 से गुना कर दीजिए समीकरण 1 में, इसका यहाँ गुणांक 5 है तो इसका गुणांक कर दीजिए इसमें समीकरण 2 में, उल्टा आपका बराबर हो जाएगा। चलिए अब फिर से लिखते हैं समीकरण 1 और 2 से, 1 और 2 से। समीकरण 1 क्या है, देखिए यहाँ पर समीकरण 1 है, 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 दूना 6x माइनस 5 दूना 10y और यहाँ क्या हो जाएगा 4 दूना 8। उसके बाद क्या है समीकरण 2 में 9 पचे 45x हो जाएगा, 5 से गुना कर रहे हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 दूना 10y हो जाएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा 7 पचे 35 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इसको क्या करेंगे, अब इसको क्या करना है, अब देखिए इसको भी आपको क्या करना है, इसका इस पद को y वाला पद को आप बराबर किए y पद को, तो y पद को आप विलोप होगा, तो y पद को आप कैसे विलोप कर सकते हैं। आप देखिए कि यहाँ पर भी माइनस है यहाँ पर भी माइनस है तो आपको तो कटेगा नहीं, आप एक जगह प्लस होना चाहिए एक जगह और एक जगह माइनस होना चाहिए, तब आपका जाके खत्म होगा विलोप होगा। तो यहाँ पर दोनों जगह माइनस है तो नहीं खत्म होगा, तो क्या कीजिए अब इसको भी घटाने पर कर दीजिए, यानी घटाने पर अगर आप इसको घटा देते हैं तो देखिए क्या होगा चिन्ह बदल जाएगा। तो यहाँ पर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पर भी प्लस है तो क्या हो जाएगा नीचे वाला पद यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी इसका अब मान क्या हो जाएगा ये प्लस का मान होगा, यानी माइनस का मान खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर प्लस है तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब देखिए ये y का टर्म खत्म हो गया। अब यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर घटेगा, यानी आप 45 में 6 घटा दीजिए, यानी 6 में आपका 45 चला जाएगा, यानी माइनस में है तो 45 घटा दीजिए, 45 माइनस 6 तो क्या हो जाएगा 9 6 15, आपका कितना बचेगा 3, यानी आपका हो गया यहाँ पर माइनस 39 हो जाएगा। क्यों माइनस 39 होगा, क्योंकि देखिए आपका माइनस 45 यानी माइनस की संख्या ज़्यादा है इसलिए माइनस 39 हो गया, और x है तो x दे दीजिए बराबर। अब तो y खत्म ही होगा, खत्म हो गया तो इसको खत्म यहाँ नहीं लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ देखिए अब इसमें क्या है कि 35 में 8 गया, कितना बचेगा 35 में 8 घटाइए, 35 में 8 चला गया, कितना हो जाएगा 2 यानी 27, यानी आपका यहाँ पर बचेगा माइनस 27, माइनस 27 हो गया, यानी माइनस माइनस कैंसिल हो गया। अब इसीलिए x बराबर हो जाएगा, x को फ्री करके क्या होगा 27/39 हो जाएगा। अब देखिए अब इसको कटाइए तो कितना से कटेगा 3 से कटेगा, 3 9 27 3 39, यानी आपका x बराबर हो गया 9/39।
13, 9/13 हो गया। अब इसको क्या करेंगे, समीकरण 2 में या 1 में किसी में बैठा दीजिए। तो आप लिखते हैं इसको समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 में इसको क्या करेंगे, बैठा देंगे। तो समीकरण 1 क्या था आपका, 3x माइनस 5y बराबर 4, यही है। यानी क्या था आपका 3x माइनस 5y बराबर 4। अब इसको बैठा दीजिए, x का मान बैठा दीजिए। तो 3 इंटू एक्स का मान कितना है, 9/13। तो यहाँ 9/13 बैठा दीजिए, माइनस 5y बराबर 4। तो कितना हो जाएगा, 9 तिया 27 हो जाएगा। 27/13 माइनस 5y बराबर 4। तो क्या हो जाएगा, माइनस 5y बराबर हो जाएगा, इसको 4 माइनस 27, इसको उधर भेज दीजिए, 27/13। अब इसका एलसीएम लीजिए, क्या हो जाएगा, 13 होगा। 13 चौके 52 माइनस 27। तो 52 माइनस 27 कितना हो जाएगा, 5, 12 में 7 गया 5 और यहाँ बचा 4, 4 में 2 गया 2/13, ये हो गया। अब इसको आगे और सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या था, यहाँ पर माइनस 5y इक्वल टू 25/13। अब इसको देखिए, y को अगर फ्री करेंगे तो क्या हो जाएगा, 25/13 तो है ही, और ये क्या हो जाएगा, y को फ्री करेंगे तो y 5 जो है नीचे आ जाएगा, तो -5 हो गया। तो यहाँ 25 कट गया, तो यहाँ नहीं हो गया -5/13, -5/13। तो आप लिख सकते हैं, अतः x बराबर आपका हो गया 9/13 और y बराबर हो गया -5/13। यही हो गया आपका आंसर। फर्स्ट नंबर में क्या करना है, फर्स्ट नंबर के जितने भी सवाल है सभी सवाल को आपको विलोपन विधि से हल करना है। तो विलोपन विधि से आपको हल करने से पहले आपको क्या करना होगा, समीकरण लाना होगा। तो आपको देखिए समीकरण के रूप में आपको नहीं दिया गया है, यानी जो रेखिक समीकरण का जो रूप होता है वह उस रूप में आपका ये नहीं है। तो आपको इसको सॉल्व करके समीकरण के रूप में लाना होगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ईजी है। अब इस प्रकार के सवाल सभी सवाल बहुत से सवाल को देख चुके हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व, सबसे पहला समीकरण इससे लिखते हैं। देखिए आपको समीकरण के रूप में नहीं दिया हुआ है, इसको बट्टे के रूप में दे दिया। तो आपको क्या करना है, सॉल्व करके आपको समीकरण के रूप में प्राप्त करना होगा। 3 बराबर -1। तब देखिए 3 दूना 6 होगा, यहाँ एलसीएम लेंगे 3 दूना 6 होगा, 3 दूना 6। उसके बाद यहाँ क्या है, 2 तिया 6 होगा तो 3x हो जाएगा, प्लस यहाँ 2 तिया 6 तो 2 दूना 4 हो जाएगा, -1। कितना हो जाएगा यहाँ पर, 3x प्लस 4y बराबर -6। 3x प्लस 4y -6। अब देखिए ये रेखिक समीकरण के रूप में आ गया था। अब इसको कर समीकरण फर्स्ट। अब देखिए समीकरण सेकंड कैसे लाएंगे, यहाँ पर देखिए समीकरण सेकंड के लिए हमको यहाँ दिया हुआ है कंडीशन, तो x माइनस y/3 बराबर 3। तो इसको भी क्या कीजिए आप एलसीएम ले लीजिए। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, 3 हो गया, 3 का 3, तो कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा माइनस y हो जाएगा बराबर 3। कितना हो जाएगा, अब इसको कोना कोनी गुना कर दीजिए, ये इससे गुना हो जाएगा कोना से और ये इससे गुना हो जाएगा, इसको कोना कोनी गुना हो जाएगा। थ्री एक्स माइनस वाई और ये क्या हो जाएगा, 3 तिया 9। तो ये आपका क्या हो गया, 3x माइनस वाई बराबर 9। अब देखिए इसको बोल दीजिए समीकरण सेकेंड। अब इसको आपको क्या करना है, समीकरण को आपको सॉल्व करना है विलोपन विधि से। अब तो विलोपन विधि से आप सॉल्व कैसे करेंगे, तो आप देखिए कि आपको x या y पद को आपको बराबर करना होगा। तो x या y पद को बराबर करने के लिए
तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये देखिए दोनों समीकरण में क्या है, आपका x पद जो है स्वतः आपका पहले से ही देखिए बराबर है। देखिए यहाँ पर भी 3x है, यहाँ पर भी 3x है, यानी आपको इसमें बराबर करने की आवश्यकता नहीं है। आप डायरेक्ट इसको लिख दीजिए समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से हम लिख दिए तो क्या हो जाएगा 3x + 4y बराबर -6 समीकरण 1 में, और समीकरण 2 में 3x - y बराबर 9। इसको आपको क्या करना है, बराबर करने की कोई आवश्यकता नहीं, बराबर पहले से था। देखिए आप 3x इसमें भी है, 3x इसमें भी है। अब इसको क्या कीजिए, अब खत्म करने के लिए आपको क्या करना होगा, घटाना होगा। तो यहाँ पर भी लिख दीजिए घटाने पर, तो माइनस यहाँ पर प्लस, यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस, यानी चिन्ह बदल जाएगा, जहाँ माइनस है वहाँ प्लस, प्लस जहाँ है वहाँ माइनस हो जाएगा। ये 3x खत्म, यहाँ पर देखिए यहाँ 4y और यहाँ पर +1y क्या हो जाएगा 5y बराबर क्या हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर भी माइनस माइनस में है -6y, यहाँ पर भी है -6y, सॉरी 9 है, तो क्या हो जाएगा 9 6 -15 हो जाएगा। तो इसीलिए इसको y को जब फ्री करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा -15/5, यानी 3 × 5 = 15, यानी y बराबर आपको प्राप्त हो गया 3 प्राप्त हो गया। अब इसको क्या करेंगे, समीकरण 1 में बैठा देंगे। अब यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 में क्या था 3x + 4y, 3x + 4y बराबर -6, ये था। अब इसको क्या कीजिए, y का मान बैठा दीजिए, 3x प्लस यहाँ पर कितना आया, y का मान -3 आया है, तो यहाँ पर 4 × -3 बराबर -6 हो गया। अब देखिए इस जगह सॉल्व कर देते हैं। देखिए अब क्या हो गया आपका, यहाँ पर आया 3x, तो यहाँ पर देखिए 4 और 3 गुना होगा -12 हो जाएगा, -12 बराबर -6 क्या हो जाएगा 3x बराबर हो जाएगा -6, और ये जब 12 उधर जाएगा तो +12, 3x बराबर हो जाएगा यहाँ 6 हो जाएगा, +6 हो जाएगा क्योंकि प्लस की संख्या ज़्यादा है, x बराबर हो जाएगा 6/3, तो कितना हो जाएगा 3 दूना 6, यानी x बराबर आपका आ गया 2। अब लिख सकते हैं अतः x बराबर 2, y बराबर -3, ये हो गया आपका आंसर। वज्र गुणन विधि, यानी 3.5 में, यानी 3.5 में हम लोग क्या पढ़ेंगे, वज्र गुणन विधि। यानी आपको इसमें जितने भी सवाल हैं सभी को वज्र गुणन विधि से के द्वारा आपको सॉल्व करना है। तो वज्र गुणन विधि में क्या है कि जिस प्रकार से देखिए विलोपन विधि में क्या था, विलोपन विधि में समीकरण 1 और 2 मान करके हम लोग क्या करते थे, एक टर्म को विलोप कर देते थे, यानी खत्म कर देते थे। लेकिन इसमें क्या है, वज्र गुणन विधि में क्या है कि फॉर्मूला है, यानी आपको उसके उस फॉर्मूला में आप उसको सीधे पुट कर दीजिए, बैठा दीजिए, रख दीजिए उसका मान को, वैल्यू को, आपका आंसर सीधे आ जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि वज्र गुणन विधि से किस प्रकार से सॉल्व किया जाएगा। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि वज्र गुणन विधि, देखिए वज्र गुणन विधि में क्या है कि x का जो हम लोग x और y का मान जो निकालते थे, वैल्यू निकालते थे, इसमें क्या है कि x और y का आपको मान निकालने के लिए फॉर्मूला है। तो x और y का जो मान निकालने के लिए फॉर्मूला, इसमें आप उसको रख दीजिए वैल्यू को, आपका स्वतः ही x और y का मान निकल जाएगा। सावधानी पूर्वक आपको इसमें क्या है सॉल्व करना है। देखिए इसमें क्या है, इसका फॉर्मूला है b1c2, x का मान है, x का मान निकालेंगे तो आपको क्या है b1c2 माइनस b2c1 बट्टे a1b2 माइनस a2b1, ये है आपका x का मान निकालने के लिए वज्र गुणन विधि का फॉर्मूला। और y का मान निकालने के लिए क्या है c1 a2 माइनस c2 a1 बट्टे a1b2 माइनस a2b1। यानी इस फॉर्मूला का आप देखने से क्या है, आपको लगता है कि इस फॉर्मूला थोड़ा कठिन जैसा लगता होगा कि याद किस प्रकार से रखेंगे, तो आपको याद करने का तरीका भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता देते हैं कि एग्जाम में जो सवाल पूछा जाता है, तो हम लोग पढ़े 4 मेथड। 4 मेथड में क्या क्या पढ़े, सबसे पहले पढ़े ग्राफ्य विधि, ग्राफ्य विधि पढ़े, उसके बाद पढ़े प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि, उसके बाद पढ़े विलोपन विधि,
उसके बाद हम लोग अभी पढ़ेंगे 3.5 में वज्र गुणन विधि। देखिए, आपको एग्जाम में पूछा क्या जाता है, पढ़ना तो सब है, लेकिन आपको एग्जाम में आपको सही सही आपको जवाब दे करके आना है। देखिए, आपको ये ग्राफी विधि से एक सवाल पूछेगा, फिक्स है कि आपको वहां लिखा हुआ रहेगा कि ग्राफी विधि से इस समीकरण को सॉल्व करें, हल करें, यानी इससे एक क्वेश्चन आपको फिक्स है कि पूछेगा ही ग्राफी विधि से। आपको इसमें 3 मार्क्स देगा, अथवा अलग अलग बोर्ड में अलग अलग दिया जाता है, लेकिन आपको ग्राफी विधि से एक क्वेश्चन फिक्स पूछेगा ही। और यहां से लेकर ये तीसरा 3 जो मेथड है, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्र गुणन विधि, ये तीनों विधि से आपको एक क्वेश्चन पूछेगा। यहां से आपको एक क्वेश्चन, तो एक क्वेश्चन में आपको इसमें जिस प्रकार से आपको अगर पूछा जाता है, जिसमें लिखा हुआ रहेगा कि आपको ग्राफी विधि से सॉल्व करें, क्वेश्चन में आपको दिया हुआ रहेगा कि ग्राफी विधि से ही आपको सॉल्व करना है, लेकिन ये तीनों मेथड से जो आपको पूछेगा, तो आपको कभी ये लिखा नहीं रहेगा कि आपको प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है, अथवा विलोपन विधि से सॉल्व करना है, अथवा वज्र गुणन विधि से सॉल्व करना है। सिर्फ लिखा रहेगा हल करें अथवा सरल करें। तो आपको जो विधि आपको उपयुक्त लगे उस विधि को आप अपना सकते हैं। तो आपको सबसे उपयुक्त, हमको जहाँ तक उम्मीद है आपको सबसे उपयुक्त जो उसमें लगता होगा, तो आपको ये विलोपन विधि ही लगेगा। इसीलिए आप इस मेथड को जान लीजिए कि मेथड से किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है, लेकिन आपको सवाल को सॉल्व करना है विलोपन विधि से, क्योंकि विलोपन विधि जो है सबसे इजी में, यानी सबसे आसानी से ये सॉल्व हो जाता है। चलिए, अब रही बात कि आपको वज्र गुणन विधि से आपको हल किस प्रकार से करना है, और उससे पहले हम लोग देखते हैं कि इसको याद किस प्रकार से रखा जाएगा। चलिए, x का मान को आपको याद किस प्रकार से रखना है कि इस फॉर्मूला का आप x का जो है किस प्रकार से याद रखेंगे। तो आपको एक ट्रिक बताते हैं। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि x का जब हम मान निकालेंगे तो सिर्फ BC लेना है, BC माइनस BC। आप देखते हैं BC माइनस BC है, लिख दिए। उसके बाद नीचे में लिखना है AB माइनस AB, लिख दिए। आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, बैठा दीजिए 1 2। अब यहाँ खत्म हुआ किससे, 2 से, तो यहाँ शुरू कीजिए 2 2 1, यहाँ भी लिखिए 1 2 2 1। आपका ये x का फॉर्मूला तैयार। किस प्रकार से आपको क्या लिखना है, सिर्फ याद रखना है कि x में क्या करना है, BC लिखना है, BC माइनस BC, और नीचे में AB माइनस AB। AB माइनस AB तो देखिए y में भी है x में भी, यानी इसमें आपको तो टेंशन लेना ही नहीं है, यानी दोनों में आपको AB माइनस AB ही है। देखिए, लेकिन आपको ध्यान देना सिर्फ ऊपर में कि ऊपर में क्या है। तो ऊपर में क्या, x में आपको BC माइनस BC है, और y में क्या है, CA माइनस CA है। तो अब y का मान कैसे याद रखेंगे, CA माइनस CA बट्टे, इसमें भी आपको वही चीज़ लिखना है, AB माइनस AB। अब बैठा दीजिए 1 2 2 1 1 2 2 1। आपको फॉर्मूला रटने की आवश्यकता नहीं है, आपको समझना है कि किस प्रकार से आपको याद रखना है। आप आसानी से इसको याद रख सकते हैं। देखिए, मैच कर लीजिए C1 A2 C1 A2 C2 A1 C2 A1 AB A1 B2 A1 B2 माइनस A2 B1। देखिए, आप इस प्रकार से इस फॉर्मूला को आसानी से याद रख सकते हैं। आपको सिर्फ याद रखना है कि जब x का मान निकालेंगे तो आपको लिखना है BC माइनस BC, और जब y का मान लिखना है तो आपको लिखना है CA माइनस C, और बट्टे में तो देखिए दोनों का AB माइनस AB ही होता है। चलिए, अब तो इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा। चलिए, अब हम लोग सवाल की ओर चलते हैं। सवाल में क्या है, पहला नंबर में कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, और यदि अद्वितीय हल की स्थिति में है तो उसे वज्र गुणन विधि से ज्ञात कीजिए। यदि आपको अद्वितीय हल है तो आपको वज्र गुणन विधि से आपको सवाल को सॉल्व करना है। तो अब इससे पहले आप लोग जान चुके हैं कि कौन सा विधि किस क्या अद्वितीय हल होता है और कौन
अपरिमित रूप से अनेक हल होता है, आप उसको अच्छी तरह से देख चुके हैं। अगर फिर से इसको रिमाइंड कर देते हैं, A1 बट्टे B1 बराबर C1 B1, A1 बट्टे A2 बराबर B1 बट्टे B2 बराबर C1 बट्टे C2। यानी अगर आपको सबसे पहले में अगर बराबर नहीं होता था तो इसमें क्या होता था, अद्वितीय हल होता था, अद्वितीय हल। और सेकंड में A1 बट्टे A2 बराबर B1 बट्टे B2 बराबर C1 बट्टे C2। इसमें क्या होता था, अगर तीनों बराबर होता था तो इसमें क्या होता था, अपरिमित रूप से अनेक हल है, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। तीसरा में क्या था, A1 बट्टे A2 बराबर B1 बट्टे B2 बराबर C1 बट्टे C2। यहाँ पर क्या होता था, ये लास्ट में यदि बराबर नहीं होता था तो इसका होता था कोई हल नहीं, ये होता था। आपको याद होगा, आप इसको पहले से जान चुके हैं, आप पहले से इसको जानते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं अब पहला नंबर क्वेश्चन में क्या है। फर्स्ट में क्या है कि x माइनस 3y माइनस 3 बराबर 0, और क्या है 3x माइनस 9y माइनस 2 बराबर 0। ये है, तो इसमें आप लोग पहले से जानते थे कि x का गुणांक को इसको A1 बोलते थे, इसको B1, इसको C1। यहाँ पर लिखिए आप हल, A1 बराबर A1 A2, B1 बराबर B2 बराबर C1 बराबर C2 बराबर। अन्यथा आप लिख लीजिए, इसको ऐसे लिखिए A1 क्या है यहाँ पर, इसका यहाँ क्या है गुणांक 1 है, 1/3 बराबर -3 बट्टे -9 बराबर -3 बट्टे -2। अब यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, 3 एका 3, 3 तिया 9, यहाँ पर माइनस माइनस कैंसिल, 1/3 बराबर 1/3 बराबर 3/2। तो ये दोनों तो आपका बराबर होगी, ये लास्ट में बराबर नहीं हुआ, यानी कौन सा कंडीशन को फॉलो किया, A1 बट्टे A2 बराबर B1 बट्टे B2 बराबर C1 बट्टे C2। यानी इसमें क्या है, लास्ट में आपका बराबर नहीं हुआ। तो लास्ट में अगर बराबर नहीं होता इसका क्या होता है, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, इसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। तो आपको हल किसको करना है, जो अगर आपका अद्वितीय हल है उसी का आपको हल करना है, जो अद्वितीय हल होगा उसी को आपको हल करना है। इसमें आपको फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन में बोला गया है कि निम्न रेखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसका अपरिमित रूप से अनेक हल है। यदि अद्वितीय हल की स्थिति में तो उसे वज्र गुणन विधि से ज्ञात कीजिए। यानी इसमें आपको चेक करना है, जांच करना है कि आपका कौन सा अद्वितीय हल होगा, कौन सा अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, कौन सा कोई हल नहीं होगा। तो यदि अगर आपका ये इक्वेशन समीकरण अगर आपका अद्वितीय हल है तो इसको आपको वज्र गुणन विधि के द्वारा आपको इस सवाल को सॉल्व करना होगा। तो वज्र गुणन विधि से किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है, तो वज्र गुणन विधि सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ एक फॉर्मूला है। इसमें आपको क्या है कि इस फॉर्मूला पर आप बैठा दिए, जैसे x और y का मान आपको, जैसे विलोपन विधि में हम लोग विलोप करके उसको प्राप्त करते थे, समीकरण 1 में बैठाते थे, फिर उसको सॉल्व करते थे तो हमको x या y का मान प्राप्त होता था। लेकिन वज्र गुणन विधि में क्या है कि इसमें डायरेक्ट आपको x का और y का फॉर्मूला है, आप इसमें a b c इसका मान बैठा दीजिए, आपका स्वतः ही आपका ये x और y का मान प्राप्त हो जाएगा। चलिए हम लोग सेकंड नंबर देखते हैं किस प्रकार वज्र गुणन विधि से सॉल्व किया जाएगा।
देखिए, तो सबसे पहले हम लोग इसको जांच करना होगा। हल जांच करते हैं इसका। देखिए इसका क्या है, x के गुणांक को a बोलते हैं। और सबसे पहले हम लोग को क्या करना होगा कि वज्र गुणन विधि में एक नियम है कि देखिए विलोपन विधि से जब हम सॉल्व कर रहे थे तो उस समय क्या बराबर की इस साइड में हम लोग c इसको बोलते हैं, c का मान जो है बराबर की इस साइड ही रहता था। लेकिन वज्र गुणन विधि में क्या है कि आपको c का मान जो है आपको एक ही तरफ लाना होगा, यानी सभी टर्म को एक तरफ लाना होगा। तो आपको क्या करना होगा, 5 को इधर सबसे पहले लाना होगा। तो 2x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0, और इधर भी इसको ले आइए 3x प्लस 2y माइनस 8 बराबर 0। आपको ये सिर्फ वज्र गुणन विधि में ही ये आपको इस प्रकार से करना है, बाद बाकी सभी तो आप लोग देख ही चुके हैं। यानी वज्र गुणन विधि में क्या है कि वज्र गुणन विधि में ये c का जो मान बराबर की ये साइड में रहता है, राइट साइड में रहता है, यानी दायां पक्ष में जो रहता है उसको क्या करना है, बाएं पक्ष में ले आना है। बायां पक्ष में सभी टर्मों को ले आना है। तो ले आए। अब इसमें देखिए ये आपका क्या हो गया, a हो गया, a1 हो गया, a1 बराबर 2 हो गया। इसको क्या बोलते हैं, a2 बोलते हैं, a2 बराबर 3 हो गया। अब इसको क्या बोलते हैं, b1 बोलते हैं। b1 किसको बोलते हैं, y के गुणांक को b1 बोलते हैं, 1 है। उसके बाद यहाँ b2 किसको बोलेंगे, 2। उसके बाद c1 बोलेंगे किसको, यहाँ पर इसको समीकरण 1 का जो अचर पद रहता है तो ये -5 है। उसके बाद c2 कौन है, -8 है। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, a1 बट्टे a2 के फॉर्म में लाते हैं। तो यहाँ क्या है, 2/3 बराबर 1/2। अब देखिए यहाँ पर जो है पहला टर्म ही आपका बराबर नहीं हो रहा है, पहला टर्म ही बराबर नहीं हो रहा है। आपका कौन सा कंडीशन फॉलो कर रहा है, फर्स्ट नंबर का कंडीशन को फॉलो कर रहा है। इस कंडीशन अगर फॉलो होता है, यानी पहला टर्म अगर बराबर नहीं होता है तो ये क्या होता है, अद्वितीय हल होता है। यानी आपका ये टर्म जो है कौन सा टर्म फॉलो किया, a1 बट्टे a2 बराबर नहीं है b1 बट्टे b2, इस फॉर्म में नहीं है। ये क्या होगा, अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल है। तो अद्वितीय हल है तब उसको क्या करना होगा, अद्वितीय हल क्वेश्चन में आपको कह दिया है, पहले सबसे पहले कह दिया है कि अगर अद्वितीय हल है तो उसको क्या करना होगा, वज्र गुणन विधि के द्वारा आपको सॉल्व करना है। चलिए हम लोग तब सॉल्व करते हैं आगे। अद्वितीय हल है, अगर आपका अपरिमित रूप से अनेक हल होता तो उसको कुछ नहीं करते, कोई हल नहीं होता तो उसको कुछ नहीं करते, वहीं पर उसको छोड़ देते। लेकिन अगर आपका अद्वितीय हल है तब आपको इसमें x और y का मान को ज्ञात करना होगा। चलिए हम लोग वज्र गुणन विधि से लिखते हैं, वज्र गुणन विधि से, वज्र गुणन विधि से x बराबर फॉर्मूला क्या होता है, BC माइनस BC बट्टे AB माइनस AB। आपको फॉर्मूला याद करने का तरीका बताए थे, 1 2 2 1 1 2 2 1, ये हो गया। अब इसमें आप बैठा दीजिए, B1 का मान कितना है। अब देखिए यहाँ B1 का मान कितना है, आप यहाँ से देखिए ध्यान पूर्वक माइनस प्लस को ध्यान में रखना है। B1 का मान 1 है तो 1 बैठा दिए, इंटू गुना C2 का मान -8 है, -8 रख दिए, माइनस। अब यहाँ B2 का मान कितना है, B2 का मान 2 है तो 2 रख दिए, गुना C1 का मान कितना है तो -5 है तो -5 रख दिए। अब यहाँ A1 का मान कितना है, 2 है, 2 रख दिए। B2 का मान कितना है, 2 है, 2 रख दिए। आपको ध्यान पूर्वक देखना है, इसमें आप गलती से नहीं कीजिएगा। A2 का मान कितना है, A2 का मान आपका 3 है। B1 का मान कितना है, 1 है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, 1 गुना -8 तो -8 हो गया, और यहाँ पर माइनस और यहाँ पर माइनस गुना होता है तो प्लस हो जाता है, 5 दूना 10, और यहाँ पर 2 दूना 4 और -3 तो कितना हो गया, 8 में यानी 10 में 8 चला गया तो कितना बचेगा, 2, और नीचे में 4 में 3 के चला 1, यानी फाइनली आपका 2 हुआ। किसका मान, x का मान हुआ। चलिए अब y का मान निकालते हैं। y बराबर क्या था, y बराबर CA है, तो अब लिखिए CA माइनस CA बट्टे AB माइनस AB, 1 2 2 1 1 2 2 1। याद रखने का यह तरीका है कि आप CA माइनस CA लिख दीजिए और नीचे में AB माइनस AB तो दोनों में ही होता है, और 1 2 2 1 1 2 2 1 लिख दीजिए। अब आसानी से इसको याद रख सकते हैं।
चलिए अब इसको सी का वैल्यू बैठाते हैं। C1 का वैल्यू यहाँ देखिए कितना है, -5 है। अब लिख दीजिए -5 गुना A2 का मान कितना है, A2 का मान 3 है, 3 लिख दिए, माइनस C2 का मान कितना है, C2 का मान -8 है। और यहाँ फॉर्मूला में भी आपका माइनस है, तब क्या करना होगा, ब्रैकेट देना होगा। तो -8 गुना A1 का मान कितना है, 2 है, 2 लिख दिए। अब AB और AB ये तो जो इसमें जो था वही चीज़ है, तो इसको यहाँ देख के बैठा दीजिए। यानी आपका नीचे जो टर्म है x और y दोनों में बराबर ही होता है, इसी को देख के आप कितना यहाँ देख के बैठाएंगे, तो आप यहाँ से देख के बैठा दीजिए। 2 गुना 2 -3 गुना 1। अब -5 दिया 15 और यहाँ पर माइनस और माइनस क्या आ जाएगा, प्लस। 8 दूना 16, 2 दूना 4 -3। अब देखिए 16 में 15 चला गया तो कितना बचेगा, 1 बटे नीचे में कितना बचेगा, 1 यानी 1। यानी फाइनल आपका क्या हो गया, अतः x बराबर 2 y बराबर 1। ये हो गया आपका आंसर। अब इसी प्रकार से बजर गुणन विधि से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो हम फर्स्ट का सेकंड को अच्छी तरह से सॉल्व कर दिए और उम्मीद करते हैं आपको भी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो आप लोग क्या कीजिएगा, ये 3 नंबर और 4 नंबर आप अपने से बना लीजिएगा। आप HW के तौर पर आप इसको क्या कीजिएगा, अपने से सॉल्व कर लीजिएगा। यानी 3 नंबर और 4 नंबर का सवाल आपका HW रहा, आप फिर अपने से इसको सॉल्व कर लीजिएगा। इसी प्रकार से आपको सॉल्व करना है। आपको इसमें चेक करना है कि अद्वितीय अगर हल है तो आपको बजर गुणन विधि से सॉल्व करना है, यदि अद्वितीय हल नहीं है तो आपको वहीं पर छोड़ देना है। सिर्फ आपको अद्वितीय हल है तो आपको सॉल्व करना है, अन्यथा नहीं। तो आप 3 और 4 को खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। इसमें कह रहा है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म को प्रतिस्थापन एवं बजर गुणन विधि से हल कीजिए। उसके बाद आपको कहा है कि किस विधि को आप उपयुक्त मानते हैं। यानी इस क्वेश्चन में आपको क्या कह रहा है कि आपको सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है। प्रतिस्थापन विधि से, उसमें आप प्रतिस्थापन विधि सॉल्व करने के बाद x और y का मान ज्ञात कीजिएगा, आपको x और y का मान प्राप्त होगा। उसके बाद आपको वज्र गुणन विधि से आपको पुनः वज्र गुणन विधि से आपको x और y का फिर से आपको x और y का मान इसमें प्राप्त करना है। और उसके बाद आपको देखना है, इसमें जांच करना है। आप खुद से जांच कीजिए, देखिए इसमें कि आपको कौन सा विधि सबसे उपयुक्त लगता है, कौन सा विधि आपको सबसे उपयुक्त लग रहा है और कौन सा विधि से आपको इजीली से आप सॉल्व कर पा रहे हैं। आप उम्मीद करते हैं कि आपको प्रतिस्थापन विधि की तुलना में आपको वज्र गुणन विधि जो है आपको उपयुक्त लगेगा, क्योंकि प्रतिस्थापन विधि जो है, प्रतिस्थापन विधि तो थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस है, और वज्र गुणन विधि जो है आपको डायरेक्ट फॉर्मूला पर बैठा दीजिए और रख दीजिए उसका मान, आप उस स्वतः आपका मान प्राप्त हो जाता है। तो वज्र गुणन विधि और प्रतिस्थापन विधि से आप सॉल्व कर लीजिए। सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि से, उसके बाद वज्र गुणन विधि से आप सॉल्व कर लीजिएगा। उसके बाद आप खुद से इसको देख लीजिएगा कि आपका कौन सा विधि उपयुक्त लग रहा है। और अंतिम में लिख दीजिए कि जैसे हम उम्मीद करते हैं कि आपको वज्र गुणन विधि ही आपको उपयुक्त लगेगा, लेकिन आपको जो विधि उपयुक्त लगे आप लिख दीजिएगा। आप लिख दीजिएगा वज्र गुणन विधि सबसे उपयुक्त है, उपयुक्त है, आप लिख दीजिएगा। आपका यही हो गया आंसर। हालांकि ये एग्जाम में आपको नहीं पूछेगा, एग्जाम की दृष्टि से ये क्वेश्चन नहीं दिया गया है। आपको दिमाग आपको चेकअप करना है कि आपको कौन सा विधि आपको सबसे उपयुक्त लगना है। आप इसको खुद से, ये दोनों प्रतिस्थापन विधि से और वज्र गुणन विधि से, आपको खुद से आप दोनों विधि से आप इस सवाल को सॉल्व कर लीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि आप इस सवाल को अच्छी तरह से सॉल्व कर पाएंगे। यदि आप इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व नहीं कर पाएंगे तो आप कमेंट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। अगर नहीं बनेगा तो फिर पुनः इसको फिर से बताया जाएगा। इसलिए ये आपको HW के तौर पर ये 3 नंबर का क्वेश्चन आपको स्वयं बनाना है, स्वतः अपने आप बनाना है।